हेलो एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। और स्कॉलर स्टडी सेंटर के जो ऑनलाइन अपना जो श्रृंखला चल रही है पेपर सॉल्यूशन करवाने की, उसी श्रृंखला में एक नई चीज और जोड़ रहे हैं अभी आज। जो एसएससी सीजीएल के 2024 के टीयर 1 के जितने भी 36 पारियों में पेपर हुए हैं, उनका आज से सॉल्यूशन बनाना शुरू कर चुके हैं और रोजाना एक पेपर का सॉल्यूशन आपको अपने चैनल पे मिलने वाला है, ठीक है ना। और उसकी टाइमिंग रहेगी 9 बजे। तो मैं आप लोगों को पूरी तरह से मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज को लेकर के कि अगर आप कंटिन्यू इन पेपर, एक दो पेपर भी अगर आपने देख लिया तो आपको पता लग जाएगा कि जो अप्रोच है सॉल्यूशन करवाने की बेहतरीन है और आपको डेफिनेटली उससे फायदा होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप इनको देखिएगा और अपने फ्रेंड्स लोग हैं, अपने साथी भाई मित्र है, उनको भी ये पेपर सॉल्यूशन दिखाइएगा और डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और शुरू करता हूँ। ये आपको दिख ही रहा है, ये कौन सा पेपर है जो अपन आज सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। 9 सितंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन अपने बनाने वाले हैं, ठीक है ना, रोजाना 9 बजे, ठीक है ना। तो चलो भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं शुरुआत करता हूं। तो इसमें क्या दे रखा है भाई, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चा। पहले क्वेश्चन में बेटा इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स आर अंडरलाइन। बेटा 4 शब्दों को इसने अंडरलाइन कर रखा है, आउट ऑफ विच उनमें से 1 वर्ड इज मिस स्पेल्ड। एक शब्द है उसका स्पेलिंग गलत है ना। तो देखते हैं कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग गलत है। रिकैप्चर, आपको पता है ये कैप्चर है, क्या शब्द लिखा हुआ है कैप्चर, और इसके पहले क्या लगा दिया, री लगा दिया, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद में देखो आप, इसके बाद में है इवेक्ट, इसके बाद में वेल 45, ये हो गया फोर्ट, ठीक है ना, फोर्ट हो गया। अब इसमें क्या जोड़ दिया इसने, आई एफ वाई जोड़ दिया, तो ये वर्ब बन गया 45। अगर इसमें ईडी जोड़ूंगा तो वाई को आई में चेंज कर दूंगा, ये 45 बन जाएगा। इसके पहले वेल लगा रखा है, वेल 45 हो गया। प्रायोरिटी आपको पता ही है, ये क्या है, प्रायर है, PRIOR प्रायर है, और इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, ITY। तो ये बच्चा आपका इवेक्ट गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जब रिकैप्चर किया है, किसी चीज को रिकैप्चर किया है, तो इसने एनिमी को क्या किया है, वहां से निकाला है ना, वहां से खाली किया, तभी तो रिकैप्चर किया गया है ना। तो खाली करने को क्या बोलते हैं बेटा, इवेक्ट नहीं बोलते, उसको इवेक्यूएट करना बोलते हैं, इवेक्यूएट। इसको क्या करना बोलते हैं, इवेक्यूएट। तो बच्चा हमारी स्पेलिंग कौन सी गलत है, इवेक्ट वाली स्पेलिंग गलत है ना। तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये वाला ए ऑप्शन है और ये वाला अपना बी ऑप्शन है। तो इसमें ये देखो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। बच्चा यहाँ पर अपने को एक ब्लैंक दे रखा है और हमें इन चारों में से शब्द देखना है, स्केप, है ना। तो बच्चा पता ये ईडीएम है, ये नैरो स्केप, बाल बाल बचना, है ना। तो इसके लिए तो आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। नैरो स्केप एक ईडीएम होता है और इसका मतलब होता है क्लोज शेव, बाल बाल बचना। तो बच्चा हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, नैरो स्केप हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चा क्या दे रखा है इसमें, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। सेंटेंस है उसको कितने पार्ट में स्प्लिट कर रखा है बेटा, 4 टुकड़ों में। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। कोई एक पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है ना। तो इसमें क्या दे रखा है, माय ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट और हेल्ड यस्टरडे। अच्छा अब एक चीज देखो, यहाँ पर परफॉर्म शब्द है, ये क्या चीज है, वर्ब, और ये माय ब्रदर शब्द है, ये क्या चीज है, सब्जेक्ट है। और बच्चा ये क्या चीज है यहाँ पर, वर्ब। हमें पता है वर्ब के बाद में किसका यूज होता है, एडवर्ब का यूज होता है। वर्ब के बाद कौन आता है बच्चा, एडवर्ब आता है। और हमें ये पता है कि गुड शब्द है, ये क्या चीज होता है, गुड होता है, ये एडजेक्टिव होता है। और वेल होता है, वो क्या चीज होता है, एडवर्ब होता है। तो बच्चा यहाँ पर गुड की जगह क्या होना चाहिए था, वेल होना चाहिए था, है ना। तो देखते हैं एक्सट्रीमली गुड वाला पार्ट कहां पर है बेटा, देखो ये रहा एक्सट्रीमली गुड वाला पार्ट, तो ये गलत है ना। अच्छा एडजेक्टिव के बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज करना है तो 2 में से एक कंडीशन जरूर अप्लाई होगी वहां पर, या तो उसके पहले इजारम बोजवर मेन वर्ब के रूप में होगा, और या फिर उसके तुरंत बाद में कोई ना कोई नाउन जरूर होगी। इन दोनों में से एक कंडीशन जरूर होगी अगर आपको एडजेक्टिव का यूज करना हो तो बात में आपको समझ में आएगी। ये गुड की जगह हमें किसका यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर गुड की जगह में वेल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या पूछ रखा है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ब्यूरोक्रेसी, रेलेवेंट, कॉन्सर और इम्ब्रेस। इम्ब्रेस वाला हम क्लास में 50 बार बात कर चुके हैं कि जब भी इम्ब्रेस लिखेंगे तो इसमें आर भी डबल होगा और एस भी डबल होगा। इसके जैसा एक शब्द होता है हरासमेंट, हरास,
बेटा हरास में आपको मैं 50 बार क्लास में बता चुका हूं, सिर्फ एस है वो डबल होगा और आर है वो हमेशा सिंगुलर होगा। और ये हरास और इम्ब्रेस बहुत बार क्लास में पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका ध्यान कैसे रखना है, जब भी इम्ब्रेस लिखोगे तो आर भी डबल होना चाहिए और एस भी डबल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कौन सर की स्पेलिंग मैं 50 बार बता चुका हूं। कोई बंदा किसी चीज में एक्सपर्ट है, कोई आर्ट में, फूड में, म्यूजिक में एक्सपर्ट होता है, बहुत जोर, एक तरह से जोर है उस चीज का, जानकार है, उसको कौन सर बोलते हैं। स्पेलिंग CONNOISSEUR, कौन सर, इसकी स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। रेलिवेंट में बेटा ये ENT नहीं होता, रेलिवेंट में ANT होता है, RELEVANT, रेलिवेंट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपना गलत। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग मैंने आपको कैसे बताई है, इसको ऐसे याद रख लो, ब्यूरियो, ब्यूरियो, BU का ब्यू, BU का हो जाएगा ब्यू। अब इसको रियो मन में रियो पढ़ा करो, इसको रियो, REAU, रियो, और आगे क्रेसी हो ही जाएगा फिर आपका ब्यूरोक्रेसी, है ना। लेकिन बेटा इसको ब्यूरोक्रेसी पढ़ना नहीं है, एक्चुअल में ये ब्यूरोक्रेसी ही होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, रेलिवेंट वाला हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चा हमें दे रखा है इसमें, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन किया हुआ कोई भी सेगमेंट है ना, और उसको हमें क्या करना है बेटा, सब्स्टिट्यूट करना है, बदलना है ना। तो अपने पास देखो ये क्या दे रखा है, अंडरलाइन किया हुआ पार्ट दे रखा है, ठीक है ना। और इसको हमें इनके द्वारा, इन ऑप्शंस में से इसको सब्स्टिट्यूट करना है, बदलना है हमें। तो लिखा क्या इसमें, स्पाई फैमिली इज ए ग्राफिक नॉवल that is a narrative work in which the story is conveyed to the reader using uninterrupted art in a traditional comics format। अच्छा, जो स्टोरी बताई गई है स्पाई फैमिली है, वो एक नॉवल है, और कैसा नॉवल है भाई, ग्राफिक नॉवल है, ठीक है ना। और जिसमें स्टोरी कैसे बताई जा रही है, कन्वे करने का मतलब बताई जा रही है स्टोरी को किस तरीके से बताई जा रही है, कॉमिक्स के फॉर्मेट में। अच्छा, कॉमिक्स तो आपने सभी ने पढ़ा होगा, मोटू पतलू है, टॉम एंड जेरी है। उसमें आपको एक चीज का पता है ना, कि अगर कोई आदमी घर से निकला है तो पहले चित्र में क्या होगा, वो घर से बाहर जा रहा है। गाड़ी में बैठेगा तो फिर गाड़ी में बैठने का चित्र है, फिर ऑफिस में पहुंचेगा तो ऑफिस में पहुंचने का चित्र है। गोली चली है तो भी आपने देखा होगा, गोली का चलती हुई का चित्र होता है ऐसे बनाया हुआ। तो वो सीक्वेंस में होते हैं सारी की सारी चीजें। जब भी कॉमिक्स फॉर्मेट होता है ना, जो कॉमिक्स फॉर्मेट होता है, तो बेटा उसमें चित्र होते हैं। वो चित्र भी किस फॉर्मेट में होती है, एकदम सीक्वेंस में, घटनाओं के सीक्वेंस में। तो बेटा यहाँ पर फिर बताओ, अनइंटरप्टेड जो आर्ट है उसकी जगह क्या नाम लिख देंगे अपने, सीक्वेंशियल आर्ट बना देंगे उसको। कौन सी आर्ट है वो, सीक्वेंशियल। कॉमिक्स जितने भी होते हैं और जो ग्राफिक्स नोवेल है, वो हमेशा कौन से फॉर्मेट में लिखे जाते हैं बेटा, कौन सी आर्ट में, सीक्वेंशियल फॉर्मेट में लिखे जाते हैं वो, ठीक है ना। ये हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। सेडिमेंट आर्ट होती है, उसमें क्या होता है बेटा, जो भी फैक्ट होते हैं उसको एक कैरेक्टर को अपने दिमाग में ऐसे रखना होता है जैसे ये जितनी भी चीजें हैं वो सेडिमेंट की तरह मेरे दिमाग में है, ठीक है ना। एग्जिस्टेंशियल होता है, इसमें ह्यूमन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो भी ह्यूमन नेचर की चीजें होती है, उनके बारे में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल आर्ट है, वो भी एक आर्ट का फॉर्म है, ठीक है ना। तो बच्चा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीक्वेंशियल आर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा अपने को दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। बच्चा इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ज्यादा कुछ वॉइस वाले सेंटेंस में ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ वर्ब देख लो। वर्ब की फॉर्म कौन सी दे रखी है, सेकंड। पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या लगा दो, वॉज वर्ब, और साथ में लगा दो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस। ये आपका एक्टिव वॉइस में यूज होता है, और ये वाला आपका किस में यूज होता है, ये वाला आपका पैसिव वॉइस में यूज होता है। तो बच्चा देख लो, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म किस में दे रखा है, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म यहां भी है, और वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म है यहां भी है ना। तो अब इसमें चेंज क्या मिलेगा भाई, देखो इसी का साथ, टाइगर इन द फॉरेस्ट, द टाइगर वाज सीन बाय, इसी का इन द फॉरेस्ट। और यहाँ पर देखो गड़बड़ क्या है, बाय द फॉरेस्ट दे रखा, तो गलत हो गया भाई, बाय द फॉरेस्ट थोड़ी ना होगा। ये काम किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, इशिका के द्वारा। तो बच्चा बाय इशिका होना चाहिए ना, बाय इशिका वाला ऑप्शन बन जाएगा। आपको पता ही है पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो वर्ब से पहले होता है वो बाय लगते हुए बाद में चल जाता है, और जो वर्ब से बाद में है वो वर्ब से पहले आ जाता है। तो यहाँ पर देखो, सी से पहले कौन है, इशिका, वो तो सी के बाद में चल जाएगा, और जो सी के बाद में था टाइगर, वो सी से पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो बेटा ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है भाई, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बेटा एक इडियम दे रखी है, कोई मुहावरा दे रखा है, और हमें उसका मीनिंग बताना है। होना बिगर फिश, कोई बड़ी मछली फ्राई करने के लिए आपके पास, मतलब आप कुछ फ्राई कर रहे हो, किचन में कुछ चीजें पका रहे हो, तो एक तो आपके पास छोटी छोटी चीजें हैं,
पकाने के लिए, और एक बड़ी मछली है आपके पास, तो बड़ी मछली का मतलब कोई छोटा काम हुआ, बड़ा काम हुआ आपके पास। जब बिगर फिश है तो इसका मतलब आपके पास कोई छोटा काम और छोटा पर्पज है, या कोई बड़ा काम और बड़ा पर्पज है आपके पास। नेचुरल सी बात है, बड़ा काम है। तो अब इसमें देख लो कहां पर लिखा हुआ है ऐसा भाई, कोई बड़े काम के बारे में कहां लिखा हुआ है, टू हैव बिगर थिंग्स, बड़ी चीजें होना, टू टेक केयर ऑफ, जिनकी हमें टेक केयर करनी है, देन द मीनियल टास्क, मीनियल मतलब छोटा, छोटे काम की बजाय हमारे पास कोई बड़ी चीजें होना जिनको कि हमें टेक केयर करना है। टेक केयर करना बोले तो हमें जिनको हैंडल करना है, जिसको हमें टैकल करना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चा अपने को दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। बेटा हमें जो भी शब्द दे रखे हैं हमें उसकी जगह पर किसका यूज करना है, वन वर्ड का। तो इसने क्या दे रखा है, शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक छोटी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, कोई असली घटना या रियल पर्सन के बारे में जो घटना होती है ना बेटा, उसको एनिक्डोट बोलते हैं, किस्सा। क्या बोलते हैं उसको, एनिक्डोट बोलते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नैरेटिव का मतलब क्या होता है, वर्णन किसी घटना का, डिस्क्रिप्शन, कोई भी बात है, कोई घटना है, उसका डिस्क्रिप्शन करना है, उसको नैरेटिव बोलते हैं। स्केच किसको बोलती है, किसी भी घटना आदि के बारे में वर्णन करना, बट नॉट इन डिटेल, डिटेल में नहीं, शॉर्ट में, तो उसको नैरेटिव बोलते हैं। पोइम किसको बोलते हैं, पोइम क्या चीज होती है, कोई भी लिखी हुई चीज लेकिन नोट इन लेंथी लाइंस। पोइम होती है वो किस प्रकार की होती है बेटा, छोटी छोटी लाइनों में लिखी जाती है, एक रिटन आइटम, ए रिटन पीस, बट इन शॉर्ट लाइंस, छोटी छोटी लाइंस में लिखी गई कोई रचना, उसको पोइम बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एनिक्डोट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इनवेंडो, इनवेंडो का मतलब होता है हिंट, संकेत, इशारा, संकेत, इशारा, हिंट, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, हिंट देना, इंप्लाई करना। ठीक है ना। तो इसके लिए प्रोज दे रखा है, क्रूड दे रखा है, इंसिनुएशन दे रखा है और रेक्ड दे रखा है। बेटा इसके लिए मतलब होता है इंसिनुएशन। इंसिनुएशन से आपको एक शब्द याद रखना है, जैसे इन सीन लिखा है यहां पर, SIN है ना, SIN है, इसको आप साइन याद रख लो। मान लिया साइन याद रख लो। साइन करना किसको बोलती है, सिग्नेचर को, हस्ताक्षर को। तो जब कोई आदमी साइन करता है तो उससे क्या, उस साइन को देखकर हमें क्या मिल जाता है, इशारा मिल जाता है कि हाँ ये तो विक्रम सर का है, ये अजय सर का है, विजय सर का सिग्नेचर है ना। तो इसको आप ऐसे याद रख लो। इंसिनुएशन का मतलब भी क्या होता है, हिंट देना या इंप्लाई करना। ठीक है ना। अच्छा, रेग्ड कैसा होता है, रेग पिकर कौन होते हैं, चिथड़े, वो कचरा बीनने वाले होते हैं ना बेटा, रेग्ड, उसको रेग्स बोलते हैं। तो रेग्ड किसको बोलते हैं, एकदम पुराना, फटा पुराना, अनटाइडी कंडीशन में होना। ठीक है ना। क्रूड किसको बोलते हैं, रिफाइंड या रिफाइंड नहीं होता। क्रूड ऑयल कौन सा होता है, जो रिफाइंड नहीं होता, तो नॉट रिफाइंड। अच्छा, प्रोज किसको बोलते हैं, अभी प्रोज किसको बोलते हैं, रिटन और स्पोकन लैंग्वेज बट नॉट इन पोइट्री। कोई भी रिटन या स्पोकन लैंग्वेज होती है लेकिन वो पोइट्री में नहीं होनी चाहिए, तब वो क्या बन जाती है, फिर वो प्रोज बन जाता है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा बच्चा, इसमें इन्वेंडो का इंसिनुएशन बन जाएगा, हिंट देना या किसी चीज के बारे में इंप्लाई करना। ओके, चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को क्या दे रखा है भाई, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। बच्चा अपने को दे क्या रखा है, पैसिव, हमें बनाना है इसका एक्टिव वॉइस। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, जब भी वॉइस का सवाल आए तो आप सबसे पहले वर्ब देखा करो, वर्ब के अलावा कुछ मत देखा करो। ठीक है ना। तो इसमें क्या दे रखा है, इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। बच्चा अगर इज, आर और एम, अगर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो एक्टिव वॉइस बनाने के लिए या तो वर्ब की पहली फॉर्म का यूज कर लो और या फिर पहली फॉर्म में एस या ईएस का यूज कर लो। तो बच्चा इसमें देख लो, पहली फॉर्म या पहली फॉर्म एस या ईएस का यूज किस में हुआ है बेटा, ये तो हो नहीं सकता। सेकंड फॉर्म लगा रखी है, शेल विल लगा रखा है, बेटा ये तो हो ही नहीं सकता। तो या तो ये वाला कंपोजेस बनेगा और या फिर ये वाला कंपोजेस बनेगा। अब देखो दोनों में से कौन सा बनेगा भाई। हमें करना क्या है, जो वर्ब के बाद में है इसको तो पहले लेके जाना है। तो डोमिनिका तो आ जाएगा सबसे पहले, डोमिनिका यहां भी है, यहां भी है, इसको हम लेके जाएंगे कंपोज के बाद में। अच्छा, ट्यून्स है, ये क्या चीज है बच्चा, नाउन है। ट्यून्स की विशेषता बताओ, वो ट्यून्स कैसे हैं, लवली है। तो बच्चा लवली शब्द है, ये क्या चीज है, एडजेक्टिव है, और हमें पता है एडजेक्टिव है वो तो नाउन के पहले रहेगा। तो यहाँ पर तो इसने देखो लवली को ट्यून्स के बाद में ले गया, तो गलत हो गया। जबकि ट्यून्स को लवली को रहना कहां चाहिए, ट्यून्स से पहले रहना चाहिए। तो इसलिए बेटा 2 नंबर वाला ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 11 क्या चीज बोलता है। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। बेटा अंडरलाइन किया हुआ शब्द है
ठीक है ना, और हमें इसका बताना है सिनोनिम। अल्ट्रुइस्टिक, मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं ये चीज, जिसमें अल्टर लिखा होता है ना, अल्टर, इसका मतलब होता है दूसरा। इसका मतलब क्या होता है? दूसरा। दूसरे का मतलब है जो दूसरों के लिए काम करे, दूसरों की भलाई के लिए काम करे, परोपकार का काम करने वाला। तो परोपकार के लिए काम करने वाला कौन होता है बेटा? फिलेंथ्रोपिक होता है। फिल का मतलब ही क्या होता है? प्रेम करना। अच्छा, ये एंथ्रोप शब्द है, ये किससे बना हुआ है? एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, मानव जाति, इसका मतलब होता है मानव जाति, है ना। और फिल का मतलब प्रेम, जो मानव जाति से प्रेम करे। अब बच्चा जो आदमी मानव जाति के लिए प्रेम करेगा वो क्या करेगा? वो तो आदमी अल्ट्रुइस्टिक होगा ना, वो तो परोपकारी होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिनोमेनल कैसा होता है? बहुत ज्यादा इंप्रेसिव। आप कोई मूवी देख के आए और किसी बंदे की एक्टिंग देख करके आप क्या बोलोगे? यार फिनोमेनल एक्टिंग की है बंदे ने, है ना। तो उसको बोलते हैं बहुत ही इंप्रेसिव होना, ठीक है ना, बहुत शानदार होना। फैंटाजमल, इमेजिनरी, छलावा, मतलब रियल नहीं है, इमेजिनरी चीजें, इमेजिनरी। आपने नाम सुना होगा फैंटम, फैंटम, प्रेत। फैंटम, फैंटम क्या होता है? छलावा या भूत प्रेत। तो बेटा छलावा और भूत प्रेत होता है वो रियल होता है कि इमेजिनरी होता है? इमेजिनरी, इसलिए फैंटाजमल का मतलब ही क्या होता है? इमेजिनरी, ठीक है। फोनोटिपिकल, फोन शब्द का मतलब ही बेटा साउंड होता है। फोन का मतलब ही क्या होता है? साउंड होता है, जैसे टेलीफोन, ठीक है ना। और फोनोटिपिकल, फोनोटिपिकल का एल जगह लगा हुआ आ गया तो इसका मतलब होता है रिलेटिंग। किससे रिलेटिंग करता हुआ? साउंड से रिलेटिंग करता हुआ। कोई भी सिंबल है या कोई भी लेटर है, अगर वो किससे रिलेट करता है? साउंड से, तो उसको क्या बोलेंगे? फोनोटिपिकल। ए सिंबल और लेटर रिलेटिंग टू साउंड, उसको बोलते हैं बेटा फोनोटिपिकल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई इसमें? ये 2 नंबर वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। बेटा हमें इसमें क्या बताना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। हमें कितने सारे शब्द दे रखे हैं ये देखो, है ना, इतने सारे शब्द दे रखे हैं और हमें इसका एक शब्द बनाना है। तो प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कुशल। एफिशिएंट, प्रोफिशिएंट की जगह आप किसका यूज कर सकते हो? एफिशिएंट का यूज भी कर सकते हो बेटा, एफिशिएंट। और इसका मतलब भी होता है कुशल, और इसका मतलब भी होता है कुशल। किस काम करने में? बोलने में। मैनी लैंग्वेज बहुत सारी, मैनी के लिए आपको ज्यादा मत्था लगाने की जरूरत ही नहीं है बेटा। मल्टी, मल्टी का मतलब ही क्या होता है? मैनी होता है। और पॉली अगर लिखा आ जाए कहीं पर, पॉली, इसका मतलब भी क्या होता है? मैनी होता है बेटा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये मल्टीलिंगुअल वाला आपका आंसर हो जाएगा। और जिस कहीं में लिंग्वा शब्द लिखा आ जाए ना, GUA, ये लिखा आ जाए बेटा, इसका मतलब हमेशा लैंग्वेज होता है। इसका मतलब होता है हमेशा लैंग्वेज। तो हेटेरो, सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। कोई भी समाज या सोसाइटी है उसमें बहुत सारी लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है, तो वो समाज कैसा होगा? हेटेरोलिंग्विस्टिक होगा। अब आपको ये बताना है मुझे कि होमोलिंग्विस्टिक क्या होता है। फिर अगर कोई सोसाइटी है वो कैसी है? होमोलिंग्विस्टिक है, तो कैसी होगी? ये शब्द देखना है आज आप लोगों को, खुद को देखना है, ठीक है ना। अच्छा, मोनोलिथिक, बहुत बड़ी कोई चीज, विशाल, कोलोसल, बहुत बड़ी चीज, उसको बोलते हैं बेटा ह्यूज कोई चीज। या एक ही मतलब एकशम, एकशम, एक ही मतलब कोई चीज से बनी हुई चीज, उसको बोलते हैं मोनोलिथिक। मोनो का मतलब ये एक होता है। बाई का मतलब दो, और ये देखो आगे LINGUA, लिंगुअल लिखा गया तो इसका मतलब लैंग्वेज हो गया। तो बाईलिंगुअल मतलब एक बंदा जो 2 भाषाएं जानता है। या कोई पेपर आदि या कोई भी बुक आदि कितनी भाषाओं में छपी हुई? 2 भाषाओं में, तो उसको बेटा बाईलिंगुअल बोलते हैं। हमारा आंसर हो गया मल्टीलिंगुअल। एक शब्द लिख के छोड़ रहा हूं, आपने खुद ने देखना है, लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका बेटा, आज इसका मीनिंग देखना है आपने, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 13 में अपने को क्या दे रखा है? सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। यहां पर जो भी शब्द दे रखा है ना, इसी का मिलता जुलता अर्थ बताने वाला। द वर्ड, शब्द विच मीन्स सेम, जिसका मीनिंग सेम हो। इन शब्दों का सेम मीनिंग बताने वाला कौन सा है? यूनिट, इकाई किस चीज की? नापतोल की। किसके लिए? प्रीशियस स्टोन्स, जो हीरे जवाहरात पन्ने होते हैं, उनको तोलने के लिए कौन सी इकाई काम में लेते हैं? जैसे कपड़ा मीटर में, लिक्विड लीटर में, ठीक है ना। तो वैसे बेटा ये प्रीशियस स्टोन्स होता है, उसको किस में नापते हैं? कैरेट में। आपने नाम सुना होगा, 24 कैरेट है, 18 कैरेट है, 22 कैरेट है ना। और 1 कैरेट में लगभग कितना वजन होता है? 200 mg, 200 मिलीग्राम, लगभग इतना वजन होता है। लगभग नहीं, एक्यूरेट इतना ही होता है। अच्छा, एक्यूरेट और प्योर दोनों का मतलब सेम ही होता है। प्योर है तो कोई चीज शुद्ध है, और एक्यूरेट है तो एकदम सही है वो चीज। रिलायबल है तो कैसी चीज है? भरोसे के लायक है, जिस पर आप रिलाई कर सकते हो, जिस पर आप डिपेंड कर सकते हो, वो चीज कैसी होती है? रिलायबल होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कैरेट हो जाएगा, ठीक है।
चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। बच्चा जो भी शब्द दे रखा है हमें उसका सिनोनिम बताना है। तो टॉक्सिक किसको बोलते हैं, जहर, जहर, जहरीली चीज टॉक्सिक। जब आईसी लगाया हुआ आ गया तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। तो कैसी चीजें, जहरीली, घातक, घातक को बेटा लीथल बोलते हैं। लीथल का मतलब भी क्या होता है, घातक होता है, जानलेवा, डेडली, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, डेडली बोल सकते हैं जिसको, ठीक है ना। तो टॉक्सिक का आंसर क्या बन जाएगा, सिनोनिम लीथल। लेंथी किसको लेंकी किसको बोलते हैं, दुबला पतला, स्लिम एंड ट्रिम, स्लिम एंड थिन, दुबला पतला, उसको बेटा बोलते हैं लेंकी। लोडेटरी, प्रशंसा के लायक। इससे मैं 3-4 शब्द आपको बताना चाहूंगा। ये लॉर्ड बना है ना, इसी से बना है लॉडेबल, प्रशंसनीय। इसी से बना है अप्लोज, इसी से बना हुआ है अप्लोज, प्रशंसा करना। जब अप्लोज को नाउन में चेंज करोगे तो बन जाएगा अपलोड, सॉरी अप्लोज है ये नाउन है, और जब इसको वर्ब में चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, अपलोज, APPLAUD, अपलोड। ये तो वर्ब है, ये नाउन है, और ये एडजेक्टिव है, और लॉडेटरी है, ये भी एडजेक्टिव है। सभी के सभी किससे बने, देखो LAUD से बने हुए शब्द है, और ये सारे के सारे प्रशंसा के लिए बने हुए शब्द है। इन सभी का मीनिंग किससे बना होगा, प्रशंसा से, ठीक है ना। लिसिट, लिसिट का मतलब होता है लीगल, ठीक है, लॉफुल, लॉफुल चीजें। अच्छा बेटा इलीगल है, तो अगर लीगल का उल्टा बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, इलीगल, है ना। तो बेटा फिर लिसिट का उल्टा क्या बन जाएगा, इलिसिट बन जाएगा, इलिसिट, गैर कानूनी, गैर कानूनी बन जाएगा। समझ में आ गई बात। अच्छा इसका उल्टा, लॉफुल का उल्टा बनाना है तो क्या बन जाएगा, अनलॉफुल बन जाएगा, फिर इसका मतलब गैर कानूनी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बन गया अभी इसमें, टॉक्सिक का आंसर बन जाएगा लिथल, ठीक है ना। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 में अपने को पूछा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट। हमें सब्स्टिट्यूट करना है किसको, अंडरलाइन किया हुआ जो भी सेगमेंट हमें दे रखा है हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो बच्चा हमें क्या दे रखा है अंडरलाइन करके, तो ये दे रखा है ना। स्टडिंग फॉर 2 o'clock, 2 o'clock है, ये क्या चीज है, घड़ी का टाइम है। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे घड़ी का टाइम है। तो बेटा ये तो घड़ी के टाइम के साथ फॉर का यूज होता ही नहीं है। किसका यूज करना चाहिए हमें, सिंस का यूज करना चाहिए। यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सिंस और फॉर के लिए, काम शुरू कब हुआ था अगर वो टाइम पता लग जाए तब तो सिंस का यूज करो, और काम कब शुरू हुआ था ये नहीं पता लगे तो फॉर का यूज करो। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, आपको पता लग जाएगा मैंने पढ़ाना कितने बजे शुरू किया था, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, नहीं पता लगेगा, फॉर का यूज करो। मैं 20 साल से यहाँ रह रहा हूं, आपको पता लग जाएगा मैंने रहना किस सन में शुरू किया था, नहीं पता लगेगा, फॉर का यूज करो। और अगर मैं बोलूं 2010 से यहाँ रह रहा हूं तो पता लग जाएगा कि मैंने रहने की शुरुआत कब करी थी, 2010 में करी थी, ठीक है ना। तो अगर काम के शुरू होने का समय पता लग जाए तब तो सिंस का यूज करो, और अगर काम शुरू कब हुआ था ये नहीं पता चलता है तो फॉर का यूज करो। तो बच्चा इसमें हमें किसका यूज करना, कौन सा पार्ट गलत हो गया हमारा, फॉर 2 o'clock स्टडी सिंस, ये वाला हो जाएगा सिंस, ये वाला हो जाएगा ना, सिंस का यूज करना पड़ेगा क्योंकि 2 o'clock का ये घड़ी का समय है, तो इसके साथ हमें किसका यूज करना पड़ेगा, सिंस का यूज करना पड़ेगा। चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में अपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन बोल्ड। हमें सिनोनिम बताना है किसका, जिस वर्ड को बोल्ड कर रखा है, बोल्ड कर रखा है, ठीक है ना। बोल्ड या अंडरलाइन कर रखा है तो यहाँ पर अंडरलाइन ही कर रखा है ना। तो वी वुड बेटर वॉच आवर स्टेप एंड नॉट गिव हिम एनी एक्सक्यूज टू हरास अस फर्दर। हरास करने का मतलब होता है उत्पीड़न करना, टॉर्चर करना, किसी को टॉर्चर करना, फिजिकली भी हो सकता है और मेंटली भी हो सकता है। ज्यादातर मेंटली जब आप किसी को परेशान करते हो तो उसको बोलते हैं हरास करना, और इसमें मेंट जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, हरासमेंट हो जाएगा। किसी को डराना, इंटीमिडेट करना, किसी को थ्रेट करना, ठीक है ना, तो इंटीमिडेट करना हो जाएगा। इंटीमिडेट, इंटीमिडेट का मतलब भी क्या होता है, किसी को डराना, किसी को धमकाना, ठीक है ना, किसी का उत्पीड़न करना, उसको बोलते हैं बेटा इंटीमिडेट करना। रेलिश का मतलब होता है इंजॉय करना या लुक फॉरवर्ड करना, उत्सुकता से इंतजार करना, टू लुक फॉरवर्ड, टू लुक फॉरवर्ड भी इसको बोल सकते हैं, और बेटा इसको अपन इंजॉय करना भी बोल सकते हैं, इंजॉय। आई रेलिश्ड गुड फूड, तो मैंने अच्छे भोजन का मजा लिया, आनंद लिया। बिट्रे, किसी की कोई किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सूचना किसी दुश्मन को पहुंचा देना, तो आपने क्या किया, बिट्रे किया, ठीक है ना। आपने मुझे हर्ट किया, कैसे, आप मेरे प्रति फेथफुल नहीं रहे, आप मेरे प्रति लॉयल नहीं रहे, तो आपने मेरे साथ क्या किया, बिट्रे किया। बिट्रे करने का मतलब होता है विश्वासघात करना, मेरा विश्वास तोड़ना, मेरे प्रति वफादार नहीं रहना, और या मेरी सूचना ही सुनकर के मेरे दोस्त के पास, मेरे दुश्मन के पास पहुंचा देना, तो भी आप मेरे साथ क्या कर रहे हो, बिट्रे कर रहे हो। सूद का मतलब होता है शांत करना, अपीज करना, अपीज करना।
प्लेकेट करना, प्लेकेट करने का मतलब भी क्या होता है, शांत करना। पेसिफाई करना, इसका मतलब भी क्या होता है, शांत करना। पेसिफाई करना इसका मतलब भी होता है शांत करना। तो आंसर क्या बन जाएगा भाई अपना, हरेश का इंटिमिडेट करना, डराना, धमकाना, उत्पीड़न करना किसी का, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग। उल्टा अर्थ पूछा है बेटा, एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन किया हुआ शब्द। अगर आप किसी चीज के लिए वाउच कर रहे हो तो आप उस चीज के लिए कंफर्म कर रहे हो कि हाँ भाई ये काम हुआ था, मैंने ये काम किया था। आप उस काम को कंफर्म कर रहे हो, अफर्म कर रहे हो, आप उस चीज को अफर्म कर रहे हो, आप उस चीज को अटेस्ट कर रहे हो। अटेस्ट करने का मतलब ही क्या होता है, सत्यापित कर रहे हो, हाँ भाई ये काम हुआ था, है ना। तो वाउच फॉर करने का मतलब आप उस काम से मुकर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो। तो अब हमें बताना है इसका उल्टा। तो उल्टा कौन सा हो जाएगा भाई, एक तो मतलब होता है कंफर्म करना कि हाँ हुआ था काम, और अगर आप इनवैलिडेट कर दो तो वैलिडिटी है तब तो वो चीज वैध है, और अगर उसको इनवैलिड कर दो तो आपने उसकी वैलिडिटी के खिलाफ चले गए, उसको आपने गलत बना दिया, तो क्या बन जाएगा इसका, इनवैलिडेट बन जाएगा। विटनेस कौन होता है, गवाह, किसी भी घटना को देखने वाला, आंखों से सामने देखने वाला विटनेस हो गया। सर्टिफाई करने का मतलब प्रमाणित करना कि हाँ भाई मैंने ये चीज खुद ने देखी अपनी आंखों से, तो आप उस बात को क्या कर रहे हो, सर्टिफाई कर रहे हो, ठीक है ना। मेंटेन करने का मतलब कोई चीज चल रही है उसको कंटिन्यू करना, उसको सस्टेन करना, उसको मेंटेन करना। सस्टेन करना ही एक्चुअल में मेंटेन करना होता है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, वाउच का उल्टा क्या बन जाएगा, इनवैलिडेट बन जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन। और एक चीज और ध्यान रखो, वाउच के साथ हमेशा फॉर होता है। प्रेपोजिशन वाउच के साथ अगर लगाना है तो कौन सा लगाना है, फॉर लगाना है, फिक्स प्रेपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चा अपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बेटा सिनोनिम बताना है किस चीज का, जो भी शब्द दे रखा है। फैटल, जानलेवा। फैटल का मतलब होता है जानलेवा, घातक, ठीक है ना। इसके लिए 2-3 शब्द ऑलरेडी आ चुके हैं। डेडली मैंने लिखा था, भी आया था, किस चीज का था, वो टॉक्सिक का था, ठीक है ना। तो क्या ये देखो डेडली दे रखा है इसने। डेड का मतलब क्या होता है, मर जाना, और डेडली चीजें कैसी होती है, जो जान ही निकाल दो, जो मार ही दे आदमी को, तो वो डेडली होती है। अगर किसी का ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि बचना ही मुश्किल हो जाए, तो एक्सीडेंट कैसा था, डेडली। वो एक्सीडेंट कैसा था, फैटल था, ठीक है ना। हाँ बेटा इससे एक शब्द अलग बनता है, वो ध्यान देना, वो अलग होता है, फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब होता है किस्मत पर भरोसा करने वाला, जो किस्मत में लिखा है वो होगा। ऐसे आदमी कौन होते हैं, फैटलिस्ट, भाग्यवादी, ठीक है ना। एडिशनल, जो हो गया उसके अलावा, अतिरिक्त है, उसको क्या बोलते हैं, एडिशनल, यानी बिसाइड्स। जो हो गया उसके अलावा जो कुछ भी चीज है वो एडिशनल होती है। जोवियल, कैसे नेचर का आदमी, चीयरफुल नेचर का आदमी, खुश और बिंदास रहने वाला, चीयरफुल एंड फ्रेंडली, चीयरफुल एंड फ्रेंडली, ठीक है। इजी बताना ही नहीं चाहूंगा क्योंकि सभी को पता है, आसान को बोलते हैं, नॉट डिफिकल्ट। जो चीजें डिफिकल्ट नहीं होती वो इजी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चा क्या दे रखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है भाई, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट। सेंटेंस को 4 टुकड़ों में, 4 सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है, और हमें आइडेंटिफाई करना है सेगमेंट को, दैट कंटेन्स एन एरर, जिसमें कोई एरर हो। तो मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। बच्चा सभी को पता है इन्फॉर्मेशन में कभी एस या यस जोड़ना ही नहीं है। इन्फॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, ठीक है ना, एविडेंस हो गया, ठीक है ना, एविडेंस हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ठीक है ना, पोइट्री हो गया, सीनरी हो गया, ज्वेलरी हो गया, स्टेशनरी हो गया। बच्चा इन शब्दों में एस या यस का यूज करना ही नहीं है। हाँ अगर प्लूरल बनाना ही है तो पीस लगा दो, जैसे एक सूचना है तो ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 सूचनाएं है तो 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो पीस का प्लूरल बना दो, लेकिन इंफॉर्मेशन का प्लूरल मत बनाओ, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। तो इसमें आंसर कौन सा बन जाएगा, नो इन्फॉर्मेशन वाला, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है बेटा, है ना। वन वर्ड, ये इतने सारे शब्द दे रखे हैं और हमें कितने शब्दों से काम चलाना है, इसकी जगह पर एक शब्द से काम चलाना है। तो ए पर्सन हु लाइक्स, एक आदमी जिसको पसंद है आर्ग्यू करना अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में। आर्ग्यू करने का मतलब ही क्या होता है, वो बंदा डिबेट कर सकता है, ठीक है ना, राड़ा झगड़ा कर सकता है किसी भी चीज के बारे में। वेराशियस होता है बेटा ट्रू। इसी वेराशियस से मैं 2-3 शब्द और बता रहा हूं आपको। वेरिटी, ठीक है, वेरिटी,
वेरीफाई, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, समझ में आ गई बात। तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई या वेरिफिकेशन करवाते हो तो उनके बारे में उनको सत्यापित करवाते हो, झूठा साबित करवाते हो, सत्यापित करवाते हो, तो बेटा वेरी से बने हुए जितने भी शब्द होते हैं ना उसका मतलब ट्रू होता है, ठीक है ना। रेटिसेंट, कम बोलने वाला, रेटिसेंट का मतलब अल्पभाषी, वन हु टॉक्स लेस, अल्पभाषी, अनकम्युनिकेटिव आदमी जो अपने बारे में कुछ ज्यादा बताना नहीं चाहता, अनकम्युनिकेटिव आदमी जो ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं करता है, अनकम्युनिकेटिव। वन हु टॉक्स मच या वन हु टॉक्स लेस, वन हु टॉक्स लिटिल या लेस, वन हु टॉक्स लिटिल जो थोड़ी बातें करता है। कावर्ड, डरपोक, टिमिड, कमजोर, दब्बू, जिसको डॉसिल भी बोल सकते हैं, डॉसिल, ठीक है। अच्छा, कंटेंशियस, झगड़ा, झगड़ा करने वाला, याद आ गया होगा मुहावरा 50 बार पढ़ चुके हैं क्लास में, बोर्न ऑफ कंटेंशन, बोर्न ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। और मैं सेंटेंस भी यही बोलता हूं, कश्मीर इज बोर्न ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो बोन मतलब हड्डी और कंटेंशन है तो झगड़ा, हड्डी की झगड़े की हड्डी, जैसे तो डॉग्स के बीच में कोई हड्डी पड़ी है तो उनके बीच में क्या है, झगड़े का कारण है। तो कंटेंशन का मतलब होता है बेटा झगड़ा, ठीक है ना। तो झगड़े में पड़ जाने वाला, जो आसानी से झगड़े में कूद पड़े, वो कौन होता है आदमी, कंटेंशियस आदमी होता है, झगड़ालू, जिसको कैंटाकर्स बोल सकते हैं अपने, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, कैंटाकर्स, जिसको अपन बोल सकते हैं पग्नेशियस, ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं क्वारलसम आदमी, झगड़ालू आदमी है तो उसको अपन बोल सकते हैं क्वारलसम, क्वारलसम, झगड़ालू, ठीक है। ये हो जाएगा भाई, तो हमारा आंसर क्या बन गया, कंटेंशियस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर अपना है 21 का मतलब तो आ गया बेटा, ये तो क्लोजेस्ट आ गया, बचे हुए पांचों के पांचों क्वेश्चन इसी के अंदर मिलने वाले हैं अपने को, है ना, बचे हुए सारे क्वेश्चन अपने को इसी में मिलने वाले हैं। तो देखते हैं, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ शब्दों को डिलीट कर दिया गया है। रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को ध्यान से पढ़ो एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ईच ब्लैंक, प्रत्येक ब्लैंक में भरने के लिए सही सही शब्द को उठाना है। तो यहां से अपना पैसेज शुरू हो रहा है। देयर इज ए सेइंग, एक कहावत है, दैट कमिंग इवेंट्स, की आने वाली इवेंट्स है वो कास्ट करती है, क्या चीज, शेडोज, परछाइयां, बिफोर, पहले कोई भी चीज आएगी तो पहले ही उसकी परछाई बन जाएगी। अच्छा, कास्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कास्ट का मतलब होता है डालना, जैसे वोट डालना है तो कास्ट वोट, ठीक है। आपने किसी नदी आदि में जाल डाला तो कास्ट नेट, ठीक है ना। तो और कास्ट का इसके आगे इसने क्या लगा रखा है, शेडो, तो मतलब क्या बन जाएगा, परछाई पड़ना, परछाई डालना। तो आने वाली घटनाएं है वो क्या करती है, परछाइयां डाल देती है, बिफोर, पहले ही, ठीक है ना। अब इसने क्या लिखा, इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, नॉट ट्रू। आगे इसने लिख दिया कि ये बात नॉट ट्रू है, तो नॉट ट्रू का मतलब सच नहीं है। पहले सेंटेंस में क्या बोला था कि घटनाएं है वो घटित होने से पहले कुछ ना कुछ हिंट दे देती है, और यहां पर क्या बोल रहा है, ये बात तो सच्ची नहीं है, नॉट ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट है वो एक दूसरे को के सिमिलर है, विपरीत है एक दूसरे के विपरीत है। तो बेटा विपरीत को जोड़ने के लिए किसका यूज होता है, हाउएवर का। हाउएवर किसके लिए यूज होता है, जब एक स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे के पैराडॉक्स में हो, एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हो, ठीक है ना। तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा यहां पर, हाउएवर का। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखते हैं भाई, ऑप्शन देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। अच्छा, समथिंग कैन हैपन, कोई चीज है जो हैपन कर सकती है विद इन ए सेकंड, एक ही सेकंड में। एंड वन मे नोट, वन का मतलब कोई भी आदमी, मैं भी हूं, आप भी, कोई भी हो सकता है। मे नोट, उसको क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता भाई। रिसेंट का मतलब तो होता है हटा देना, रिपील कर देना, कोई नियम कायदा कानून है अगर उसको हटा दिया तो उसको रिपील कर दिया। लीगलाइज है तो उसको लीगल बना देना, कानूनी रूप से उसको वैध बना देना, कानूनी जामा पहना देना। फोर का मतलब होता है पहले, और सी का मतलब देख लेना, यानी भविष्यवाणी कर देना। फोर सी का मतलब चीजों को होने से पहले ही देख लेना, भविष्यवाणी कर देना। और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। तो इसने बोला क्या है, समथिंग कैन हैपन, कोई चीज हैपन कर सकती है कितनी देर में, एक ही सेकंड में, और फिर भी हम उसको क्या नहीं कर सकते भाई, क्या नहीं कर सकते, फोर्स ही नहीं कर सकते। क्योंकि ऊपर बात भी तो यही चल रही है ना कि घटनाएं होने से पहले कुछ ना कुछ अपना प्रभाव बता देती है, फिर अगले में बोला है कि ये सही नहीं होता है। तो बात तो प्रिडिक्शन की हो रही है ना, यहाँ पर बात तो प्रिडिक्ट करने की हो रही है ना। इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, इसका मतलब ही क्या होता है, प्रिडिक्ट कर देना, चीजें होने से पहले ही अपने बारे में कुछ ना कुछ बता देती है, तो वो प्रिडिक्ट कर देती है। और फोर्सी का मतलब भी क्या होता है, प्रिडिक्ट कर देना,
प्रिडिक्ट करने के लिए और कौन से शब्द यूज हो सकते हैं? फोरटेल कर देना, चीजों के घटित होने से पहले ही चीजों को बता देना, तो उसको फोरसी कह सकते हो और उसको फोरटेल भी कह सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे देखो तीसरे में क्या दे रखा है इसने, तीसरे में क्या दे रखा है इसने, However, nevertheless, moreover, therefore. अच्छा, फिर क्या, सम इंस्टांसेस, कुछ उदाहरण, शो, ये शो करते हैं दैट प्रिडिक्शंस की जो भविष्यवाणियां बेस्ड ऑन सर्टन साइंस, कुछ साइंस पर आधारित, हैव गॉन रॉन्ग, गलत चली गई है। यहां पर इसने क्या बोला है कि कोई चीज एक सेकंड बाद में घटित होने वाली है और हम फिर भी उस चीज के बारे में हमें कुछ पता नहीं लगता, फोर्स ही नहीं कर पाते हम उसको। आगे भी क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण सामने आए जब भविष्यवाणियां फेल हो गई है, गोन रॉन्ग मतलब गलत गई है। तो अब मुझे बताओ, जो इसने चीज बताई है वैसी ही और आगे एग्जांपल दे रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत बात बता रहा है। यहां पर इसने बोला है कोई चीज एक सेकंड में घटित हो सकती है, एक मिनट एक सेकंड बाद में हमें भी नहीं पता है, तो इसका मतलब भविष्यवाणी सही जा रही है कि गलत जा रही है? गलत जा रही है। और अगले स्टेटमेंट में फिर क्या बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण आए हैं जो हमें शो करते हैं कि प्रिडिक्शन है वो गोरोंग का मतलब फेल हो जाती है, गलत हो जाती है। तो इसका मतलब यहां पर भी कोई उदाहरण दे रखा है और आगे भी इसने कोई और उदाहरण दे रखा है। तो जब उदाहरण दे रखा है उसमें और उदाहरण जोड़ रहे हो, उसको बोलती है मोर ओवर, इसको बोलती है मोर ओवर। इसका मतलब इन एडिशन टू, इसके अलावा, इसका मतलब है इन एडिशन टू, इसका मतलब है बिसाइड्स, इसका मतलब है बिसाइड्स, इसके अलावा, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा अपना मोर ओवर। इससे भी ज्यादा ये बात है कि बहुत सारी प्रिडिक्शंस, ऐसे उदाहरण बताए, ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां पर यह बताया गया है कि प्रिडिक्शन है वो फेल हो जाती है, भविष्यवाणी है वो फेल हो जाती है, ठीक है ना। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई। अगले क्वेश्चन में दे रखा है इसने, पीपल जनरली से लोग आमतौर पर कहते हैं दैट नेचुरल कैलमिटीज की प्राकृतिक आपदाएं कैन बी प्रिडिक्टेड, को प्रिडिक्ट किया जा सकता है ऑब्जर्व करके, किसको? एनिमल्स को। बट व्हाट इफ एनिमल्स आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज, लेकिन तब क्या हो जब जो जानवर है वो खुद ही बीमार हो जाए। कहते हैं कि जब भूकंप आने वाला हो तो मछलियां पानी में से बाहर छलांग लगाने लग जाती है, लेकिन अगर उस दिन मछलियों को बुखार हो रखी हो तो, बीमार हो रखी हो तो, है ना। एंड डोंट शो एनी साइंस, और हो सकता है वो कोई संकेत दिखाए ना, बिफोर द इवेंट अपीयर्स, उस घटना के अपीयर होने से पहले, उस घटना के होने से पहले हो सकता है वो जानवर संकेत दिखाना ही बंद कर दे, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, सम अननेचुरल दे मे फेल, वो फेल हो सकते हैं। अब यहां पर दे का यूज किसके लिए हो रहा है? एनिमल्स के लिए। वो हो सकता है फेल हो जाए, टू मेक पक्लियर साउंड्स, और वो कोई साउंड्स निकाले ही ना, ठीक है। और एक्शंस, और या फिर वो ऐसे वैसे कोई एक्शन करे ना, अबाउट द इवेंट्स, घटना के बारे में, विच आर गोइंग टू टेक प्लेस, जो होने वाली है। हो सकता है उस दिन उनका मूड ही नहीं हो या वो बीमार हो, तो हो सकता है एनिमल बताए ना, कोई प्रिडिक्शन करे ना। अब आगे इसने दे रखा है सम अननेचुरल कैलेमिटीज, कुछ अप्राकृतिक घटनाएं, देट आर लाइकली टू अपीयर, जो होने वाली है, मे फोरकास्ट, वो फोरकास्ट कर सकती है। फोरटेल लिखा था ना मैंने बेटा, फोरकास्ट भी होता है भविष्यवाणी के लिए, फोरकास्ट भी होता है और फोरटेल भी होता है, दोनों का मतलब होता है भविष्यवाणी, किसी भी चीज के घटित होने से पहले ही पता लग जाना, उसको फोरटेल करना बोलते हैं। तो क्या दे रखा है इसने, कुछ प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, कैलेमिटीज आपदाएं, अप्राकृतिक, अननेचुरल का मतलब अप्राकृतिक आपदाएं, देट आर लाइकली टू अपीयर, जो लग रही है अपीयर होती हुई, मे फोरकास्ट, वो फोरकास्ट कर सकती है, देयर शैडोज बाय सम बैड ओमेन्स, कुछ अपशकुन देकर के होता। इसने क्या बोला है, हो सकता है कुछ अप्राकृतिक आपदाएं ऐसी हो जो अपने कुछ न कुछ बुरे संकेत देकर के अपने बारे में कुछ बता दे। तो अब इसमें देखो चौथे में क्या आना चाहिए, चौथे में इसने दे रखा है बिसाइड्स, डिस्पाइट, देयरफॉर और सेकेंडली। सेकेंडली को मैं शुरुआत में काट देता हूं, जब फर्स्टली नहीं दे रखा तो सेकेंडली का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सेकेंडली का तो मतलब होता है ना दूसरी बात, दूसरी बात तो तब होती है ना जब पहली बात ऐसे बोला होता, पहली बात, ये तो गलत हो गया, ठीक है। देयरफॉर का यूज किस लिए होता है, एक पार्ट में कार्य हो और दूसरे में उसका कारण बताना हो, जैसे ही वॉज लेट, वो देरी से आया था, देयरफॉर ही मिस्ड द ट्रेन, इसलिए उसकी गाड़ी मिस हो गई। तो देयरफॉर है वो परिणाम बताने वाला होता है। डिस्पाइट है वो एक दूसरे के विपरीत सेंटेंसेस को जोड़ता है। 4-5 शब्द बता देता हूं, डिस्पाइट, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, दो आल्दो, दो और आल्दो, दो और आल्दो, ठीक है।
हाउएवर और नेवरदीलेस, ये कैसे शब्दों को जोड़ते हैं, कैसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं एक दूसरे के पैराडॉक्स में, एक दूसरे के विपरीत। तो बेटा यहाँ पर विपरीत वाली क्या बात है, इसमें विपरीत क्या जोड़ रहा है, इसमें विपरीत जैसा तो कोई कथन दे ही नहीं रखा है ना। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा, बिसाइड्स। दौड़ में ये एक ही बच गया, क्योंकि इसके, हालांकि बिसाइड्स यहाँ पर बेतुका है, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, कोई तुक नहीं बन रहा यहाँ पर। लेकिन कारण क्या है कि ये सारे आ नहीं सकते, तो हमें मजबूरी में क्या लगाना पड़ेगा, बिसाइड्स लगाना पड़ेगा। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या मतलब बन गया, बिसाइड्स इसके अलावा, सम अननेचुरल कैलेमिटीज, कुछ अप्राकृतिक आपदाएं, दैट आर लाइकली टू अपीयर, जो अपीयर करने वाली है, वो फोरकास्ट कर सकती है, भविष्यवाणी कर सकती है। देयर शैडोज, अपनी परछाइयां डाल सकती है, अपने संकेत प्रकट कर सकती है, किसके द्वारा, बाय सम बैड ओमेंस, बैड ओमेंस मतलब कुछ अपशकुनों के द्वारा। ठीक है, इसमें देखते हैं 5 नंबर में क्या दे रखा है। तो इसमें अपने को क्या दे रखा है भाई, वी शुड नॉट कंप्लीटली, अच्छा यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, सम अननेचुरल कैलेमिटीज दैट आर लाइकली टू अपीयर में फोरकास्ट देयर शेडोज बाय सम बैड ओमेंस। इसने बोल रखा है कि कुछ अप्राकृतिक आपदाएं हैं जिनकी संभावना है कि वो अपीयर करेगी, मे फोरकास्ट देयर शेडोज बाय सम बैड ओमेंस, वो कुछ फोरकास्ट कर सकती है। कास्ट शेडो का मतलब होता है कुछ प्रिडिक्ट करना, किसके द्वारा, बाय सम बैड ओमेंस, कुछ अपशकुन दे करके। जैसे अपने बोलते हैं ना अपशकुन, तो जानते ही हो ना, बिल्ली रास्ता काट गई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसी चीजों को बैड ओमेन बोलते हैं। तो इसने बोला है कि कुछ ऐसी अप्राकृतिक आपदाएं या संकट हो सकते हैं जिनका पहले से पता लग सकता है, किसके द्वारा, कुछ अपशकुनों के द्वारा। अब इसने इसमें ऑप्शन में क्या बोल रखा है, मोरएवर, देयरफॉर, नेवरदीलेस और हाउएवर। ठीक है, तो वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसल आउट, वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसल आउट, हमें पूरी तरह से कैंसल आउट नहीं करना है। कैंसल आउट करने का मतलब खारिज करना सिरे से। द पॉसिबिलिटीज, इस बात की संभावना, दैट एनिमल्स कैन सेंस सर्टेन अननेचुरल हैपनिंग्स, कि एनिमल्स है उनको सेंस हो जाता है कुछ अननेचुरल हैपनिंग्स का। तो इसने देखो क्या बोला है, यहां तो इसने बोला है कि एनिमल्स है उनको पता ही नहीं चलता है, उनकी भविष्यवाणियां फेल हो जाती है अगर उस दिन उनकी तबीयत खराब हो जाए, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो। और यहां पर क्या बोल रखा है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनको एनिमल्स बता भी सकते हैं, किसके द्वारा, अपशकुनों के द्वारा। और इसलिए हमें क्या नहीं करना, एनिमल्स वाली थ्योरी को पूरी तरह से कैंसल आउट नहीं करना। तो ये तो है कार्य, हमें क्या नहीं करना, एनिमल क्या करते हैं, कुछ घटनाओं के बारे में हमें बता भी देते हैं, और इसका परिणाम क्या है कि हमें इस एनिमल वाली थ्योरी को पूरी तरह से कैंसल आउट नहीं करना। तो एक भाग में कारण दे रखा है और इसमें इस कारण का परिणाम दे रखा है। क्यों नहीं कैंसल आउट करना हमें, क्योंकि कई जगह एनिमल्स की बातें एनिमल्स फोरकास्ट कर भी सकते हैं, तो कारण और परिणाम दे रखा है, तो परिणाम वाले के साथ किसका यूज कर देंगे, अपने देयरफॉर का यूज कर देंगे। हमें पता है एक वाक्य में कारण हो और दूसरे में उसका परिणाम होता है, तो हम देयरफॉर का यूज करते हैं। मोरओवर का मतलब होता है बिसाइड्स, जो चीजें बता रखी है अगर उसमें कुछ और चीजें ऐड करनी है तो मोरओवर लिख दो। नेवरदीलेस और हाउएवर दोनों पैराडॉक्सिकल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। कैसे सेंटेंसेस को, जो सेंटेंस एक दूसरे के विपरीत होते हैं उनको जोड़ते हैं, ठीक है ना। और अगर ऑप्शन में नेवरदीलेस और हाउएवर दोनों दे रखे हो तो बेटा हाउएवर को ज्यादा प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि ये नेवरदीलेस है, ये काइंड ऑफ फॉर्मल वर्ड है, और हाउएवर है वो इनफॉर्मल वर्ड है। तो हमें किसको ज्यादा प्रीफर करना है, इनफॉर्मल वर्ड को रेदर देन फॉर्मल वर्ड, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, ये अपना सॉल्यूशन हो गया। चलो अगली शिफ्ट का जो पेपर है उसका फिर कल सॉल्यूशन और बनाते हैं, अगले पेपर के साथ फिर मिलता हूँ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब सारी मेहनत करिएगा और बेहतरीन रिजल्ट दीजिएगा।